हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे दीवांगे दिल का एक नया एपिसोड। लेट्स सी आगे क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। पता नहीं क्यों इस रोज़ की गई उसकी हरकतों के बाद उसका सामना करते हुए खामोखाही शर्म आ रही थी। उसने चोर नज़रों से इर्द गिर्द देखा। असद जा चुका था पर उसके सिवा बाकी सब वहीं मौजूद थे। उसको नज़रअंदाज करने की एक्टिंग करते हुए वो अपने तासुरात सपाट रखती फ़ोन में पिक्चर्स देखने लगी। उसामा ने गहरी नज़रों से उसकी उस आफत को देखा जो बज़ाहिर खुद को लापरवाह जाहिर करते हुए भी अपने चेहरे पे फैलता गुलाबीपन छुपाने में बुरी तरह नाकाम थी। वो मजीद उसके चेहरे पे झुका। ऊपर ऊपर से करने से कुछ नहीं होता। उसके कान के पास लब ले जाता वो गंभीर आवाज में बोला था। राबेल का रवा रवा रुआ रुआ कप कपा उठा। निगाहें फोन पे मरकूज किए उसने अपना चेहरा मजीद झुकाते हुए थोड़ी गर्दन के साथ लगा ली। ना ही कपड़ों के साथ करने से कुछ होता है। उसने फिर से सरगोशी की। यूं सबके बीच उसके मायने खेज लहजे और बेबाक जुमलों पे वो कान की लौ तक सुर्ख पड़ी थी। मत करो प्लीज, उसकी जानिब देखे बगैर वो कसमसाती हुई बेहद हल्की आवाज में मलतजी से लहजे में बोली। उसामा, उसको तंग मत करो। उसको मुसलसल राबेल के पीछे पड़ा देखकर हुरिया ने सख्ती से उसको तंबिया की। वो उनकी गुफ्तगू तो नहीं सुन पाई थी पर जिस तरह वो तंग करने के से अंदाज में मुसलसल उसके सर पर सवार था उससे उसे बाखूबी अंदाजा हो गया था। मैंने कब तंग किया? मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि किस लड़के से बात कर रही हो। बता ही नहीं रही। चेहरे पे हद दर्जा मासूमियत तारी करता हुआ वो उसके हाथ में मौजूद फोन की जानिब इशारा करके बोला तो उसके इस इल्जाम पर राबेल ने तड़प कर उसकी जानिब देखा। ये उसके भाई से जाकर पूछो, वो बताएगा तुम्हें। हुरिया ने हाथ में पकड़ा हुआ डस्टर गुस्से में जोर से उसके जानिब फेंका तो हंसते हुए उसामा ने उसे कैच करके उसे टेबल पे रखा और फिर कुछ फासले पे खड़ी हुई असीर की जानिब मुतवज्जा हुआ जो अभी तक असवद और सिबगा का सीन मिस कर देने पे सदमे की सी कैफियत में थी। छोड़ो, यहाँ किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। सब मतलब ही है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उससे हमदर्दी करता हुआ वो मसरूफ तासुफ से बोला था। पर फिक्र मत कर, मैं हूं ना तुम्हारा भाई, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी करूंगा। ये देखो। उसको झंझोड़ता वो फिर से राबिल की जानिब बढ़ा। उससे पहले कि वो कुछ समझती दोनों हाथों से उसका चेहरा दबोचता हुआ वो उसके गाल पे लब रखकर शिद्दत से उसको चूमता अगले ही पल बाहर की जानिब भाग गया। आंखें मलती हुई सुंबुल ने पूरा मुंह खोलकर ये मंजर देखा था जबकि हुरिया की मौजूदगी में उसकी इस दर्जा बेशर्मी पे असीर सिबगा और राबिल सदमे से एक दूसरे की जानिब देखने लगी। उसामा के बच्चे, पिटोगे तो मुझसे। पहले उसकी बकबक और फिर उसकी जोरदार किस की आवाज सुनकर पलटती हुरिया रिच होकर किचन के दरवाजे की जानिब देखती हुई बोली थी जहाँ से वो अभी अभी बाहर गया था। असीर और राबिल गड़बड़ा कर वहां से 9 तो 11 हो गई तो वो सिबगा की जानिब मुतवज्जा हुई जो उसकी ताकीद पे अभी तक शराफत से सुंबुल की मदद करवा रही थी। तुम जाओ असवद के साथ पास, अगर वो सो रहा हो तो उसको खाने के लिए 11 बजे तक जगा देना। उसकी ताकीद पर वो इस बात में सर हिलाती हुई ऊपर आ गई। वो एहतियात बरतती हुई बिल्कुल खामोशी के साथ भारी दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हुई थी। अंदर आते ही उसकी मौजूदगी के खूबसूरत एहसास ने जैसे उसके गिर्द हिसार सा बांध लिया। कमरे में मध्यम सुनहरी रोशनी फैली थी और साइड टेबल पर रखी हुई गिलास कैंडल से उठती लवेंडर की हल्की सी खुशबू फिजा में तैरती हुई माहौल को मजीद खौफनाक बना रही थी। हुरिया ने असवद के आने से कबल ही उसके पहले से निफासा से सजे हुए बेडरूम को अच्छी तरह साफ करवाते हुए उसको मजीद संवारने की कोशिश की थी। वो शर्ट उतारे आधी कमर तक कंफर्टर तान कर औंधे मुंह बेड पर लेटा हुआ नींद में गुम था। उस पर निगाहें जमाए वो छोटे छोटे कदम उठाती हुई बेड के नजदीक आ गई। फिर झुककर किनारे पर पड़ी हुई उसकी शर्ट उठाई और आंखें मूंद कर उसको नाक से लगाती हुई उसकी मखसूस खुशबू सूंघने लगी। कुछ पल वो यूं ही उसको दोनों हाथों में थामे नाक से लगाए खड़ी रही। फिर उसको वापस रखते हुए आहिस्ता से बेड पे बैठी और खिसक कर उसके पास उसके बिल्कुल नजदीक आ गई। गाल तकिए पे रखे वो उसकी जानिब चेहरा मोड़कर नींद में डूबा हुआ था। उसकी गहरी सांसों का शोर कमरे की खामोश फिजा में इर्तियाश पैदा कर रहा था। सिबगा ने उसके चेहरे को देखा और फिर जरा सा झुककर नरमी से उसके बालों में हाथ फेरा। उसके लम्स पे वो हल्का सा कसमसाया तो वो बिल्कुल साकित हो गई। उंगलियां हनूज उसके बालों में थीं। उसकी नींद में डूबी गहरी बोझल सांसें एकदम मध्यम पड़ी थी। सिबगा दुमसादे उसको देखने लगी। वो कुछ पल यूं ही लेटा रहा और फिर आंखें मूंदे मूंदे उसके नजदीक खिसक कर उसके ऊपर और अपने बीच फासला खत्म करते हुए उसकी गोद में सर रख लिया। सिबगा, उसने भारी आवाज में उसको पुकारा। वो हनूज बिल्कुल साकित थी। क्या वो जाग रहा था या फिर उसके छूने से जाग गया था? उसकी गोद में सर रखते हुए असवद ने सख्ती से अपने दोनों बाजू उसकी कमर के गिर्द बांधे और अपने चेहरा उसके पेट और टांगों के अंदर घुसा लिया। सिबगा ने नरमी से उसके बालों को छुआ। उसकी मौजूदगी का एहसास जिस्मो जान के अंदर तक उतर गया था। उसकी गोद में चेहरा घुसाए घुसाए असवद ने आहिस्ता से उसकी टांगों पे अपने लब रखते हुए उसको चूमा और फिर गहरी सांस लेने लगी। सिबगा,
उसके होठों ने फिर से हल्की सी जंबिश की थी। वो सांस रोके उसके बोलने का इंतजार करने लगी। कितने रोज बाद वो उनकी बजाय यूं बराह रास्त उसकी आवाज़ सुनी थी। रुआं रुआं समात बन गया था। बहुत मिस किया, बोझल सी आवाज़ में बोलता हुआ फिर से उसकी टांगों पे लब रखकर आंखें वाक किए बगैर वालियाना अंदाज में उसको चूमने लगा। बहुत ज्यादा, एक एक पल मुश्किल से। वो नींद से बोझल आवाज़ में टूटे फूटे बेरबत फिक्रे बोल रहा था। शायद वो बहुत ज्यादा गनूदगी में था। तुम्हारे बगैर तुम मेरी जान हो। उसकी मौजूदगी, उसकी आवाज़, उसके बेरबत मगर खूबसूरत अल्फाज अपने अंदर उतारते ही सिबगा बिल्कुल सुन सी बैठी थी। वो बोलता बोलता फिर से गनूदगी में चला गया तो उसने बेहद आहिस्तगी से अपनी उंगलियां उसके बालों में फेरी और उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगी। सफेद रंगत में कुछ वैसी ही सुर्खियां घुली थी और सोते हुए नींद में चेहरा मजीद सुर्ख हो रहा था। वो तीनों बहन भाई बिल्कुल एक से थे, खास तौर पर वो और हूरिया। सिबगा ने उसकी घनी लंबी मुड़ी हुई पलकें देखी। असीर और आबिद सच ही कहती थी। वो बिलाशुबा उनके खानदान का सबसे हैंडसम लड़का था। उसकी नींद में डूबी भूजल सांसों का शोर फिर से खामोशी में इर्तियाश पैदा करने लगा था। उसके चेहरे से फिसलती हुई सिबगा की निगाहों ने उसकी पुश्त तक का सफर किया। उसका सफेद बढ़ना कंधा देखते हुए वो खुद को उसके छूने से रोक ना पाई। उसने बेखुदी किसी कैफियत में आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को छुआ, फिर उसके चेहरे की जानिब देखा। वो आंखें मूंदे पुरसुकून अंदाज में गहरे सांस ले रहा था। उसके कंधे से हाथ सिरकाती हुई सिबगा ने आहिस्ता से उसके मजबूत बाजू को छुआ, फिर उसके चौड़े कंधों से नीचे उसके पुष्प पे हाथ फेरा। सिबगा, असवद ने फिर से भारी सी नींद में डूबी हुई नशीली आवाज में उसको पुकारा तो उसकी पुष्प पे निगाहें जमाए जमाए वो वहीं स्टिल हो गई। वो कच्ची नींद में था, शायद इसलिए बार बार नींद टूट रही थी। सिबगा उसकी खामोशी पर उसने फिर से उसे पुकारा। आवाज पहले के मुकाबले मध्यम थी। जी। उसकी पुष्प पे धरा अपना हाथ पीछे खींचती वो हल्की सी आवाज में बोली, मेरे पास आ। वो बोझल सांसों के दरमियान बोला तो सिबगा ने झुकते हुए आहिस्ता से उसके चेहरे पे हाथ फेरा और फिर ट्रांस किसी कैफियत में उसको देखने लगी। दिल किसी बच्चे की तरह उसको छूने, उससे लिपटने, उसकी पनाहों में सिमटने के लिए बेचैन था। बेचैनी हद से सिवा थी। आओ ना। उसकी गोद में सर रखे वो यूं ही आंखें मूंदे मूंदे फिर से बोला। दोनों बाजू उसी तरह मजबूती से उसकी कमर के गिर्द बांध रखे थे। कहाँ? सिबगा ने उसके ऊपर झुके इंतजार किया। पता नहीं वो उसको कहाँ बुला रहा था। यहाँ मेरे पास। वो उसके इर्द गिर्द देखने लगी। उसके पुश्त से हाथ हटाते हुए असवद ने उसको बाजू से थामकर अपनी जानिब खींचा तो उसका सर आराम से अपनी गोद से हटाती वो उसके साथ लेट गई। औंधे लेटे हुए असवद ने जरा सा करवट के बल होते एक हाथ से उसका सर उठाकर उसके नीचे अपना बाजू रखा और दूसरा बाजू उसके ऊपर फैला लिया। वो उसके सीने में सिमटने लगी। क्या देख रही थी गुड़िया? आंखें मूंदे मूंदे वो उसके कान में बोझल मधोश सी आवाज में बोला था। उसके तर्ज तखातुब पे सिबगा के चेहरे पर एकदम से शर्म की सुर्खी फैली। पहलकी सी मुस्कुराहट छुपाने की गर्ज से उसने बेसाख्ता लब खींचे तो गालों में गहरे गहरे बनने लगे। उसकी गर्म सांसें अब बराह रास्त उसके चेहरे को छू रही थी। उसकी खामोशी पे असवद ने दोनों बाजू मजबूती से उसके गिर्द लपेटते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके सीने से लगते उसके बेकरार दिल को एकदम से करार आ गया था। उसके बढ़ना सीने में चेहरा छुपाते सिबगा ने सुकून से आंखें मूंदी तो असवद ने मजीद मजबूती से उसके फूल से नाजुक वजूद को किसी मताया अजीज की तरह खुद में समेट लिया। पर अभी भी कुछ कमी सी थी। ये उतार दूं? उसको अपने बाजुओं के हिसार में लिया। असवद ने उसकी कमीज को उसके पुष्प से अपनी मुट्ठी में जकड़ा। उस पल अपने और उसके बीच हर रुकावट नागवार गुजर रही थी। वो कसमस आकर मजीद उसमें सिमटी। नींद में भी वो उससे इजाजत मांग रहा था, शायद इसलिए क्योंकि एक बार बिना इजाजत के अपना हक इस्तेमाल कर चुका था। उसके जवाब के इंतजार में वो फिर से गनूदगी में डूब गया। वो कुछ पल यूं ही उसके सीने में घुसी, उसका लम्स, उसकी खुशबू महसूस करती रहा। फिर एहतियात से उसके बाजू अपने गिर्द से हटाती हुई उठकर बैठी। अपने कपड़े उतारकर साइड पे रखती हुई वो दोबारा से पहले की तरह कंफर्टर में उसके साथ लेट गई तो असवद ने फिर से उसके ऊपर बाजू फैला लिया। उसके लम्स की कशिश थी। शायद उसने इतनी देर में पहली बार भोजल सी आंखें वार करके उसके जानिब देखा। उसकी नींद की खुमारी में डूबी हुई आंखों में गुलाबी डोरे थे। वो भी उसको ही देख रही थी। एक पल के लिए दोनों की आंखें चार हुई। फिर अपने लब उसके कंधे पे रखते हुए असवद ने बेहद नरमी से उसका कंधा चूमा। महज चंद रोज एक दूसरे के साथ गुजारकर इतनी लंबी दूरी के बाद एक बार फिर से सब कुछ खौफ सा लगने लगा था। क्या वो वाकई वो लम्हात उनके बीच आए थे? इतने खूबसूरत और मुकम्मल। उसके कंधे से लब हटाकर उसकी पैरवी में खुद को हर पर्दे से आज़ाद करता हुआ फिर से उस पर झुका और दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम कर अपने नज़दीक किया। फिर वालियाना अंदाज में उसका माथा, आंखें, नाक, गाल, होंठ और थोड़ी चूमने लगा। आई मस्ट यू। उसके चेहरे से लब हटाकर वो चंद सानिये के लिए अपने हाथों में मौजूद उसके चेहरे पे अपना चेहरा टिकाता हुआ गहरे सांस लेने लगा। डू यू मिस मी? उसके इब्तिसार पर सिबगा ने अस्पात में सर हिला दिया। कितना? उसके अगले सवाल पर उसने एक पल के लिए सोचा और फिर अपने अंगूठे और शहादत की उंगली से जरा सी मकदार का इशारा किया। असवद ने उसकी उंगलियों की जानिब देखा। सफेद दूधिया हाथ की उंगलियां शायद बेडरूम में फैली हुई एसी की खंकी से गुलाबी पड़ रही थी। बस इतना सा?
उसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में थामते हुए असफद ने उसकी उंगलियां अपने होठों से लगाई। फिर खुमार आलूद निगाहों से उसको देखने लगी। मैंने तो बहुत ज्यादा किया, मध्यम आवाज में बोलता हुआ फिर से दीवानावार उसका चेहरा का एक एक नख चूमने लगा। आंखें फिर से मूंद ली थी। उसका सर अपने बाजू पे रखते हुए उसने दोनों बाजू मजबूती से उसके गिर्द बांधे और उसके मखमली वजूद को अपने ही सार में लेकर सीने से लगा लिया। फिर नरमी से उसकी पुष्ट को सहलाने लगा। हाथ उसकी कमर से होते हुए नीचे सरकने लगे थे। खुद तो नींद में था, पर वो जो होश और आवाज में थी उसे अपने लम्स से बेजान करने पर तुला था। होंठ मुसलसल उसके कंधे को चूम रहे थे। उसके लम्स पे सिबगा ने सख्ती से पलकें बंद की। हालांकि चेहरा तो उसके सीने में छुपा था, फिर भी थोड़ी देर पहले वाले जज्बात पर अब शर्म और घबराहट गालिब आने लगी थी। अपने हाथों से नरमी से उसको छूता हुआ असवद अपने पैर उसकी कुदास टांगों पे थिरकाने लगा। नींद में भी वो उस कदर एहतियात से उसको छू रहा था जैसे वो सच में कोई कांच की गुड़िया हो जो उसकी जरा सी बदएहतियाती से टूट जाएगी। उसको कमर के बल सीधा लेटाता हुआ खुद जरा सा उठकर उसके ऊपर झुका। उसके रेशमी घुंघराले बाल उसके चेहरे, गर्दन और सीने पर बिखरे थे और रंग उसकी कुर्बत की आंच से तांबे की मानी दहक रहा था। असवद ने दोनों हाथों से उसकी गर्दन और सीने से बाल हटाए और तिश्ना सी निगाहों से उसके अध खुले होठों को देखते हुए आहिस्ता से उसके तपते हुए रुखसार पे अपनी उंगलियों की पुश सिरकाई। सिबगा ने अपने गाल पे धरा हुआ उसका हाथ मजबूती से अपने दोनों हाथों में थाम लिया। वो झुककर उसकी गर्दन पे अपने लब रखता हुआ बेहद नरमी से उसको चूमने लगा। फिर उसके लंबे लच्छेदार बालों की लटें अपने दूसरे हाथ की उंगलियों पे लपेटता हुआ उसकी गर्दन को चूमता उसके सीने तक आया। अपने तपते हुए गालों से निकलती हरारत वो बखूबी महसूस कर सकती थी। उसकी इस कदर नरमी के बावजूद भी उसका लम्स रूह के अंदर तक उतर रहा था। उसके होठों का नर्म मगर पुरहिद्दत लम्स उसके पूरे वजूद को सुलगाने लगा था। उसके सीने से होता हुआ वो नीचे उसके पेट तक आया और नरमी से उसके सफ़ेद पेट पे लब रखता हुआ उसे चूमने लगा। सिबगा ने बेसाख्ता पलकें मींची। उसके दिल की धड़कन एकदम बेइंतहा बढ़ी थी। उसकी टांगें धीरे धीरे लरसने लगी। दोनों अतराफ में उसको बाजुओं से थामे वो कुछ देर यूं ही उसका पेट चूमता रहा। फिर उसकी टांगों की लर्जिश महसूस करता हुआ उन पे झुका और इस तरह नरमी से थोड़े थोड़े फासले पर अपने लब रखने लगा। वो दूसरी जानिब करवट लेती हुई औंधी हुई और शर्म से आंखें मींच कर कुछ फासले पे पड़ा हुआ तकिया अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। घुटनों को जरा सा मोड़ते हुए खुद को समेटने की कोशिश की थी। असवद ने अपने और उसके वजूद से उलझा कंफर्टर दोनों से अलग करते हुए साइड पे फेंका और फिर से दोनों बाजू उसके दाएं बाएं जमाता हुआ उसके ऊपर झुका। फिर उसके गर्दन के पुष्ट से बाहर हटाता हुआ उसे चूमने लगा। उसके वजूद में बढ़ती हुई लर्जिश महसूस करके असवद ने तकिए पे धरी हुई उसकी मुट्ठी को नरमी से अपने हाथ में जकड़ा। अपने पुष्ट पे उसका लम्स महसूस करती वो मोम की तरह पिघल पिघल कर बहने लगी थी। उसकी गर्दन से होता हुआ उसकी कमर को चूमता, उसके पोर पोर को अपने होठों से महकाता, उसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोता। वो अपनी इतने दिन की दूरी का मदाफा करने की कोशिश कर रहा था। वो गाल तकिए पर धरे हनोस यूं ही लेटी थी। वो फिर से ऊपर आया और उसके गाल और कान से बाल हटाता हुआ उसके कान की लौ को नरमी से लबों में भरकर चूमने लगा। उसके ऊपर से हटे बिना उसको बाजू से थामकर अपने नीचे ही सीधा करते हुए उसने नरमी से उसकी टांगों को सहलाते उनके बीच फासला कायम किया और बेहद आराम से खुद को उसमें शामिल करने लगा। उसके बालों को फिर से अपनी उंगलियों में उलझाता हुआ वो उसके कान के बिल्कुल पास उसके जबड़े पर लब रखकर नरमी से चूमने लगा। आई लव यू दोनों बाजू उसके सर के गिर्द पैड पे जमाता हुआ वो उसके माथे पे लब रखकर बोझलती आवाज में बोला था। अपनी वजनी पलकें उठाते हुए सिबगा ने एक निगाह उसको देखा और फिर तकिए से सर उठाते हुए आहिस्ता से उसके चौड़े सफ़ेद कंधे पे अपने लब रखे। फिर दोबारा से तकिए पर सर गिराते हुए उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। असवद के बराबर लेटे हुए सिबगा ने जरा सा चेहरा मोड़कर घड़ी में वक्त देखा। उसके बाजू पर सर रखे वो यूं ही उसके हिसार में लेटी थी। वो हनूस उसी सुई जागी उसी कैफियत में था। 10 बजने वाले थे और हुरिया ने उसे 11 बजे असवद को खाने के लिए जगाने का बोला था। उसके हिलने पर उसने कसमसाकर उसको अपने बाजू में भींचा। शादी कर लो मुझसे, आंखें मूंदे मूंदे वो नींद से भारी आवाज़ में बोला था। वो लब भींचकर मुस्कुराई। रिंग लाए हैं? उसकी फरमाइश पर धीमी नरम आवाज़ में उससे पूछती हुई सिबगा ने अपने बायां हाथ उठाकर अपने चेहरे के सामने किया। तीसरी उंगली में एक साथ 2 डायमंड रिंग्स अपनी पूरी आबोताब से जगमगा रही थी, जो बिल्कुल देने वाले की मोहब्बत की तरह खूबसूरत थी और जिनकी खूबसूरती हर देखने वाले की आंखों को खैरा करती थी। एक वो जो असवद ने उसे निकाह पे दी थी और दूसरी वो जो उसने रुखसती पे उसको मुंह दिखाई में दी थी। हाँ लाया हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर वो मज़ीद शिद्दत से मुस्कुराई हुई दूसरा हाथ भी उठाकर अपने चेहरे के सामने लाई और तीसरी रिंग के लिए जगह तलाश करने लगी। फिर मुतमईन होकर दोनों हाथ वापस से नीचे गिराते हुए खुद से बेहद नज़दीक उसका चेहरा देखने लगी, जो उसे अपने बाजुओं में भींचे आंखें मूंद कर गहरी सांस ले रहा था। उसकी नज़रों के इर्तिकाज़ पे
असवद ने आंखें वार करके उसको देखा। आप मेरे हर साल एनिवर्सरी पे रिंग लाना, फिर जब हमारी शादी को 50 साल हो जाएंगे। उसको देखती हुई उसके चेहरे के नकूश पे अपनी शहादत की उंगली ट्रेस करती वो तोड़ तोड़ कर बोलती हुई अपना फिक्रा मुकम्मल करने लगी। असवद ने नरमी से अपने हाथ उसके बाल के पीछे किए। वो बस बेखुदा उसको देखता जा रहा था। फिर मेरे पास 50 रिंग्स होंगी तो मैं सबको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि उसकी फरमाइश पर असवद ने नरमी से उसका कंधा चूमा। बस 1 साल में सिर्फ 1 रिंग? उसने बुझल आवाज में पूछा। मैं हर महीने ले आऊंगा। वो हंसी नहीं। वो तो शायद ले भी आता, पर इतने रिंग्स वाला वो कहाँ पहनती और कैसे संभालती? उसका रिंग वाला हाथ मजबूती से अपने हाथ में थामते हुए असवद ने अपने होठों से लगाया। सिपा वो आहिस्ता से बोला तो वो चेहरा मोड़कर उसकी जानिब देखने लगी। उसके बाजू पर सर रखे वो सीधी लेटी थी, जबकि वो उसकी जानिब रुख मोड़े करवट के बल लेटा था। तुम्हें आपसे जो भी चाहिए हो मेरे पैसे इस्तेमाल करना, मुस्तजाब से या मामू से मत लेना, वो नरमी से बोला था। सिपा को याद आया कि असलीर के साथ साथ उसकी यूनिवर्सिटी के ड्यूज भी उसने खुद ही पे किए थे। वो जाने से पहले उसे बता कर भी गया था कि वार्डरोब में पैसे कहाँ रखे, फिर भी उसने कभी उन्हें इस्तेमाल करने की ज़हमत नहीं की थी। वो तो अभी भी हर चीज़ के लिए बराह रास्त नूरफ़ा से रुजू करती थी। हमेशा से आदत जो थी। क्यों? उसके दूसरे जुमले पे वो उलझन भरे अंदाज में बोली, पहले बात तो ठीक थी, पर दूसरी, अगर वो अपने माँ बाप या भाई के पैसा इस्तेमाल करती भी थी तो भला उसमें क्या मज़ायका था? उसमें कोई बुराई है क्या? उसने अपनी आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा, फिर नरमी से उसके होंठ चूमे। नहीं, कोई बुराई नहीं है। उसने गहरी सांस खारिज की। अपनी खुददारी का फ़लसफ़ा किसी दूसरे को समझाना किस कदर मुश्किल था। वो अब उसकी बीवी थी और उसकी फैमिली थी। आलिम शक्कर का नवासा होने के बावजूद भी जो सब कुछ उसने खुद आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया था, महज़ ये सोचकर कि उस सब पे उसका कोई हक नहीं था, वही सब उन सब लोगों के से अपनी बीवी के घरवालों की हैसियत कैसे ले सकता था? ये तो और भी पराया रिश्ता था। उसके अल्फाज पे वो मज़ीद नासमझी से उसको देखने लगी। जब कोई बुराई नहीं थी तो फिर वो उसे क्यों रोक रहा था? बस मैं चाहता हूँ कि तुम वो पैसे इस्तेमाल करो जो मैं कमाऊँ या जो मेरे हैं, मुझे अच्छा लगेगा। उसके गाल पे हाथ जमाते हुए असद ने फिर से उसके होंठ चूमे। बेशक बहजाद साहब की वफ़ात के बाद उनके घरवालों ने उनको हर चीज़ से बेदखल कर दिया था, पर वो अपनी ज़िंदगी में ही उन लोगों के लिए जितना कुछ कर गए थे, वो कोई चाहकर भी उनसे छीन नहीं सकता था और वो उसकी हर ख्वाहिशत बआसानी पूरी कर सकता था। ठीक है? वो उसकी आँखों में देखता हुआ बोला। तो सिबग़त धीरे से असबात में सर हिला दिया। 11 बजने में कुछ ही वक़्त बाकी था। ड्रेसिंग रूम के काउच पे बैठी हुई सिबग़त एक्वा एक्वामेरीन से सजी खूबसूरत बेशकीमत रिंग बारी-बारी अपनी हर उँगली में पहनकर देख रही थी, जो असवद उसके लिए लाया था। फिर दाएँ हाथ की तीसरी उँगली में उसको पहनते उसने मुतमईन होकर अपने दोनों हाथों को देखा। उठकर मिरर के सामने खड़ी होते हुए अपने होठों पे हल्का-सा ग्लॉस लगाने लगी। शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकलते हुए असवद ने समय सफ़ेद कमीज़ की आस्तीन टहनियों तक फ़ोल्ड करते हुए एक निगाह उस पे डाली और उसके पास चला आया। उतने दिन बाद आया हूँ, मिली भी नहीं। दोनों बालों से इसके गिर्द बांधता हुआ वो शीशे में अपना और उसका अक्स देखकर बोला था। मिल तो लिए? सिपका ने पलटकर दोनों बाजू उसकी पुष्ट पे बांधे और उसके सीने में चेहरा छुपा लिया। कब? मुझे तो नहीं याद। दोनों बाजू मजबूती से उसके गिर्द बांधता हुआ वो मस्नूई हैरानगी से बोला था। थोड़ी देर पहले उसके जवाब पे वो पुरसोच अंदाज में ऊपर देखने लगा, फिर दोबारा से उसके चेहरे पे झुका। तब तो मैं सो रहा था, मुझे याद ही नहीं। वो नरमी से अपनी उंगलियों से उसका गाल छूता हुआ बोला। उसके यूं मुंह करने पे वो बेसाख्ता हल्का सा मुस्कुराई। नींद में कुछ किया था? वो गंभीर आवाज में बोला। तो उसने लब भींचकर अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करते हुए कसमसाकर, शर्म तो आ रही थी पर उसके सामने एतराफ थोड़ी करना था। नींद में मिला था, अब होश में भी तो मिलना है। उसके कान में मायने खैर सरगोशियां करता हुआ वो मुसलसल उसको सुर कर रहा था। मानचेस्टर में रात के 4 बज रहे थे। इब्तिसाम कुछ देर पहले ही अपने होटल के कमरे में वापस आया था। टेबल पे पड़ा हुआ उसका फ़ोन बजने लगा तो हाथ में मौजूद अल्कोहल का ग्लास साइड पे रखते हुए उसने फ़ोन उठाकर कॉल अटेंड की, उसे कान से लगा लिया। दूसरी जानिब हवेली का चौकीदार था, जो उसे पिछले 2 रोज़ की तमाम तफ़सीलात फ़राहिम कर रहा था। उसकी गैर मौजूदगी में हवेली में क्या-क्या हुआ, कौन किस वक़्त आया, कौन कब किया, सब कुछ। असीर गिलास उठाते हुए अपने लबों से लगाकर उसने संजीदगी से दूसरी जानिब मौजूद चौकीदार से पूछा। सर, उन्हें तो मुस्तकीम ड्राइवर ही लेकर आया था, बस 1 दिन में वो खुद वापस आई थी जब मैंने आपको बताया था, शायद किसी दोस्त के साथ, मैंने देखा नहीं। उसने मुअद्दबाना से अंदाज में जवाब दिया। ठीक है, कोई मसला हो तो फ़ोन कर देना। उसको ताकीद करता हुआ वो टेरेस पे आया और बाहर फैली हुई रोशनियाँ देखने लगा। सर, वो मुस्तजाब साहब भी आए हुए हैं, हुरिया बाजी भी साथ ही हैं। उससे पहले कि इब्तिसाम फ़ोन बंद करता वो जल्दी से बोला था। उसकी दी गई इत्तला सुनकर वो चंद सानी के लिए कुछ बोल ना पाया। उसका थप्पड़ याद करते एकदम से अपना गाल छलता हुआ महसूस हुआ था। वो कब आया? उसने गला खिंकारते हुए बज़ाहिर आम से लहजे में पूछा। सर, वो तो 2 रोज़ से यहीं है, परसों आपके जाने के बाद ही आ गए थे और राबिल बीबी भी साथ हैं। उसका जवाब सुनकर इब्तिसाम की लबों पे इस्तिज़ाया मुस्कुराहट फैल गई। तो मतलब उसका अंदाज़ा दुरुस्त था, वो वाक़ई उसकी वजह से हुरिया को वहाँ से लेकर गया था और इसी वजह से
अपनी बहन का निकाह उसकी बजाय उसके ही छोटे भाई से कर दिया था। कॉल एंड करता हुआ वो आंखें मीच कर उंगलियों से अपना माथा माथा सहलाता बेसाख्ता हंसने लगा। फिर अपने पीए को कॉल मिलाता हुआ उसे 4 दिन की बात की बजाय अगले ही रोज की वापसी की सीट कंफर्म करवाने की ताकीद की और गिलास लबों से लगाकर दिलचस्पी से सामने देखने लगा। बाकी के काम तो बाद में भी हो सकते थे, फिलवक्त उसके लिए मुस्तजाब आलमगर्देजी का सुकून गारत करने से ज्यादा अहम कोई दूसरा काम नहीं था। पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में शाम के 6 बज रहे थे। सीट की पुश्त से सर टिकाए असीर ने तिरछी नजरों से शहरयार की जानिब देखा जो रश के बाइस मोहतात अंदाज में ड्राइव कर रहा था। वो उस वक्त शहर की मशहूर शाहराह पे मौजूद थे और एक ही हफ्ते में दूसरी बार मिल रहे थे। पिछले 1 हफ्ते से वो मुसलसल कभी क्लासेस और कभी एग्जीबिशन की तैयारियों की वजह से तकरीबन हर रोज यूनिवर्सिटी से लेट फ्री हो रही थी, इसलिए खुद ब खुद ही उससे मुलाकात के मौके बनते जा रहे थे। वो कभी उस वक्त तक ऑफिस से फ्री हो जाता था, इसलिए उसके बुलाने पे आ गया था। उसको देखती वो अचानक से सीधी होकर उसकी जानिब खिसकी। ये वाली फिंगर कुछ खाली खाली सी नहीं लग रही। अपना हाथ उसके सामने लहराते ही वो अपनी रिंग फिंगर की जानिब इशारा करके बोली तो शहरयार ने एक सरसरी सी निगाह उसके खूबसूरत हाथ पर डाली। 1-2 उंगलियों के सिवा बाकी तकरीबन सभी हस्बे मामूल रिंग्स और मिड रिंग से सजी हुई थी। उसे कोई कमी दिखाई ना दी। हम भी ध्यानी में उसकी बात की तायद करता हुआ वो उसके हाथ से निगाह हटाकर फिर से सामने रोड पे देखने लगा। है ना, वो जोश से बोली और फिर से वापस सीट से टेक लगाकर बैठ गई। फिक्र नोकियों से उसकी जानिब देखा, अगर कोई मुझे इसमें रिंग पहना दे तो। जुमला अधूरा छोड़ते हुए उसने अपने तय खुद साख्ता मसले का हल पेश किया था। उसकी बात सुनकर शहरयार के लबों पे बेसाख्ता हल्की सी मुस्कुराहट उमड़ी जो उसने कमाल महारत से छुपा ली। उसकी बातों पे अब गुस्सा नहीं आता था। ये तो कहता कि असीर वजात कभी बाज नहीं आने वाली थी। उसने एक संजीदा निगाह उस पर डाली। मेरा ख्याल है ऐसा बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। उसके किसी मुजस्मे से तराशे हुए खूबसूरत हाथ को देखकर वो अब की बार ईमानदारी से बोला था। असीर ने बदमजा होकर मायूसी से नफी में सर हिलाया। इसी इसना में शहरयार का फोन बजने लगा तो वो कॉल अटेंड करता हुआ मसरूफ से अंदाज में फोन पे बात करने लगा। असीर बोरियत से बाहर देखने लगी। शहरयार ने गाड़ी मैकडॉनल्ड के सामने रोकते हुए यूं ही फोन कान से लगाए साथ पड़ा हुआ अपना वॉलेट उठाकर असीर की जानिब बढ़ाया और उसे अंदर जाने का इशारा किया। उसने खुद ही कुछ देर पहले उसके इफ्तिसार पे उसे यहाँ लाने का बोला था। उसके हाथ से वॉलेट थामती हुई वो गाड़ी से उतरकर अंदर आई और अपना ऑर्डर दिया। काउंटर के पीछे खड़े हुए लड़के ने उसको बिल बताया तो वो वॉलेट खोलकर पैसे निकालते हुई बिल पे करने लगी। वॉलेट बंद करते हुए अचानक से उसकी निगाह तरतीब से लगे हुए कार्ड्स की ओर से झांकती हुई तस्वीर पे पड़ी थी। बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उसने तजस्सुस के मारे 2 उंगलियों की मदद से उसको खींचते हुए बाहर निकाला। अगले ही पल 24-25 साल खुशशक्ल लड़की की तस्वीर देखकर उसका खुला हुआ चेहरा एक पल में तारिक हुआ था। वो खाली खाली नजरों से अपने हाथ में मौजूद तस्वीर देखने लगी। वो कौन हो सकती थी ये अंदाजा मुश्किल नहीं था। तो क्या वो अभी तक उसकी यादों को दिल में बसाए बैठा था, अभी तक मूव ऑन नहीं किया था, इसीलिए वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। एकदम से उसके दिल की अजीब सी कैफियत होने लगी। काउंटर के पीछे खड़े हुए लड़के ने कोई तीसरी बार उसको पुकारा तो असीर ने खाली ज़हनी से उसकी जानिब देखा। वो उसको चेंज वापस कर रहा था। उसके हाथ से पैसे थामती हुई असीर ने फिर से अपने हाथ में मौजूद तस्वीर देखी, फिर उसे वापस अड़सते हुए पैसे वॉलेट में रखकर उसे बंद किया और यूं ही खाली ज़हनी से बाहर की जानिब बढ़ी। मैम, अपना ऑर्डर तो ले जाएं। पीछे से आती हुई आवाज़ पे उसने पलट कर देखा। इसका दिमाग इस कदर ब्लैंक था कि वो अपना ऑर्डर लेना भी भूल गई थी। उसके हाथ से अपना ऑर्डर थामती हुई वो शल वजूद के साथ बाहर आई और गाड़ी में बैठते हुए फेंकने के से अंदाज में उसका वॉलेट डैशबोर्ड पे रखा। बैठते हुए एक गैर इरादी निगाह उसके चेहरे पे पड़ी थी। आंखों में मिर्ची से लगने लगी। वो हनूस यूं ही मुतमईन से अंदाज में फोन पे बात कर रहा था। उसकी कोई जरूरी कॉल थी, इसलिए वो उसके साथ अंदर नहीं गया था। वॉलेट के बाद उसने ऑर्डर भी सामने रखा और रुख मोड़कर बाहर देखने लगी। शहरयार ने चेहरा मोड़कर उसकी जानिब देखा। उसके अंदाज में कुछ गैर मामूली था। चेहरा शिद्दत से सुर्ख पड़ रहा था। जब वो गई थी तब तक तो बिल्कुल ठीक थी। शायद अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिससे वो डिस्टर्ब हो गई थी। शायद किसी से कोई झगड़ा हुआ था। वो फोन बंद करता उसके जानिब मुतवज्जा हुआ। असीर, जरा सा उसके जानिब झुकते हुए शहरयार ने उसको पुकारा, मगर बाहर देखते हुए असीर ने कोई जवाब ना दिया। फर्क बस इतना पड़ा था कि इतनी देर से बावक रोते हुए आंसू पलक की बार तोड़कर गालों पे बहने लगे थे। असीर, क्या हुआ? शहरयार ने आहिस्ता से उसके कंधे को छूते हुए संजीदगी से पूछा तो असीर ने कसमसाकर कंधा उचकाते हुए उसका हाथ छटका और उसकी जानिब देखे बगैर नफी में सर हिला दिया। सारा चार्म एकदम से कहीं गायब हो गया था। वो जो कुछ देर पहले तक उससे दुनिया का सबसे हैंडसम शख्स लग रहा था, अब एकदम से दिल इतना बेजार हो गया था कि उसकी जानिब देखने का भी दिल नहीं चाह रहा था। आंसू गालों पर लुढ़क रहे थे और हिचकियां जब्त करने की कोशिश में चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। वो बिल्कुल माँ
बेताब दिमाग के साथ उसे देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था एकदम से आखिर ऐसा क्या हुआ था जो वो यूं रो रही थी। हुआ क्या है? उसको आंसू साफ करता देखकर वो फिर से बोला। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आया इसे इसरार करके उसकी पूछना चाहिए या फिर उसको फिलवक्त उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। अब पता नहीं क्या मुनासिब था। पता नहीं वो उस वक्त क्या चाहती थी। वो मुख्तलिफ थी। वैसे तो उसका भाई मोहित भी तकरीबन उसकी ही उम्र का था, पर वो इतना अजीब नहीं था। मेरे सर में दर्द है, बार बार उसके इब्तिसार पे वो उसकी जानिब देखे बगैर आंसू से रोंदी हुई भारी आवाज़ में बोली तो वो खामोशी से उसको देखने लगा। यूं सर पे दर्द किसी को रोते हुए उसने पहली बार देखा था। ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो हॉस्पिटल चलें? उसने फिक्रमंदी से पूछा। जो भी था वो उसके साथ आई थी, पूछना तो उसका फ़र्ज था। उसके फिक्रमंद लहजे पे असीर ने रुख मोड़ कर ज़ख्मी नज़रों से उसकी जानिब देखा। प्लीज़ मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दें, वो रुंधे हुए लहजे में बोली थी। एक सेकंड के लिए भी उसके साथ रुकने का दिल नहीं चाह रहा था। असद भी आया होता उस वक्त, अगर उसके साथ जाती तो वो यकीनन इंतज़ार करता कि वो किसके साथ वापस आई है। इसलिए सफवा ने उसे कहा था कि वो यूनिवर्सिटी से ड्राइवर के साथ ही वापस आए। वो कुछ देर यूं ही बैठा उसको देखता रहा और फिर गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसकी यूनिवर्सिटी वाले रोड पे डाल दी।